हाँ जी, नमस्कार बच्चों। नमस्कार सभी को, 10th क्लास के सभी बच्चों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो अपना 10वीं क्लास का जो पार्ट चल रहा था, छठे अध्याय के अंदर हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार के बारे में, है ना। कौन सा अध्याय चल रहा था अपना? अध्याय नंबर अपना चल रहा था 6 नंबर जो अध्याय है उसमें हम पढ़ रहे थे केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग। और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हमने संसद के बारे में चर्चा की थी। संसद के बारे में हमने जिक्र कर लिया था कुछ एक, जिसमें मैंने बताया था संसद क्या होती है। उसके 3 अंगों के बारे में चर्चा चल रही थी अपनी, जिसमें 2 अंग तो हमने कंप्लीट ही पढ़ लिए थे। एक अंग का नाम था लोकसभा और एक अंग का नाम था राज्यसभा। और तीसरा और अंतिम जो अंग था केंद्र सरकार का, उस अंग का नाम था राष्ट्रपति। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? राष्ट्रपति, जिसके बारे में हमने कुछ एक तो चर्चा कर ली थी प्यारे बच्चों। तो राष्ट्रपति क्या होता है इसके बारे में भी हमने कुछ एक चर्चा की थी पीछे के क्लास में। उसमें हमने पढ़ा था राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे बनता है, क्या उसकी चुनाव की प्रक्रिया है, क्या उसको हटाने की प्रक्रियाएं हैं, उन काम के बारे में हमने पढ़ लिया था। कौन कौन उसके चुनाव में भाग लेते हैं, किस प्रक्रिया से उनका चुनाव होता है, ये चीज़ों का हमने जिक्र कर लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। किससे लेकर बात करेंगे हम लोग? राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर बात करेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिससे वो अपने शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो शक्तियों की हम बात करें तो राष्ट्रपति की सामान्यतः 2 शक्तियाँ बांटी गई हैं। 2 शक्तियों में बांट सकते हैं हम लोग उसको। एक तो आप कह सकते हो इनको सामान्य शक्तियाँ, या आप इसको कह सकते हो शांति काल के टाइम शक्तियाँ, शांतिकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ या इसको कह सकते हो आप शांतिकालीन शक्तियाँ। मतलब जब देश में पूर्ण रूप से शांति हो, किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी या आपातकाल का माहौल नहीं हो, उस टाइम राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कौन कौन से वो काम करता है। तो सामान्य शक्तियाँ कह सकते हो आप इनको, शांतिकालीन शक्तियाँ कह सकते हो इनको। तो शांतिकालीन शक्तियों में सर्वप्रथम हम बात करते हैं नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। मतलब कार्यपालिका को लेकर राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका और उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ कौन सी हैं। कार्यपालिका और उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका को लेकर और प्रशासन को लेकर कौन कौन सी शक्तियों को काम में लेता है? प्रशासनिक शक्तियाँ। ये लो 10th क्लास में जो दिया हुआ है, वैसे तो बहुत काम होते हैं राष्ट्रपति के, लेकिन हम उतना ही पढ़ेंगे जितना 10th क्लास में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियाँ। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ, प्रशासन के रूप में वो किस प्रकार का काम करता है। तो जो बात है अनुच्छेद 53 की बात करते हैं हम सबसे पहले। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की, जो संघ सरकार की कार्यपालिका है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नियुक्त होती है। संघ की यानी केंद्र की, संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। मतलब इसका समझ में आया है बात? नहीं आई। देखो दोबारा, कार्यपालिका से संबंधित जितने भी काम किए जाएंगे उन सभी कामों में राष्ट्रपति के सिग्नेचर जरूरी है, राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। समस्त कार्य, कार्यपालिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। मतलब समझ में आया है? अरे अपने गांव में नहीं होता है कि कई बार सीट आ जाती है सरपंच की, महिला सीट होती है, कई बार चुनाव पुरुष लड़ रहा है,
दबदबा उस आदमी का है गांव में, लेकिन वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता, तो वो अपनी पत्नी को, अपनी बहन को चुनाव लड़वाएगा। चुनाव जीत गया, जीती तो उसकी पत्नी है, लेकिन समस्त कार्य कौन करता है, कार्यभार कौन संभालता है पूरा, उसका पति संभालता है। संभालता है नहीं संभालता है? सरपंच तो है उसकी पत्नी, सिग्नेचर उसकी पत्नी के चलते हैं, नाम उसकी पत्नी से योजना आती है, लेकिन उसका पूरा कार्यभार कौन संभालता है, उससे महिला का पति संभालता है। वही बात यहाँ पे है, काम समस्त जो है वो समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। जितने भी काम है वो सब के सब किसके काम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ये इसके पास एक कार्यपालिका संबंधी शक्ति है प्यारे बच्चों, तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगली, और कार्यपालिका में क्या क्या काम है राष्ट्रपति के? तो कार्यपालिका में अगर काम की बात करें तो मंत्री है, जितने भी मंत्री है, प्रधानमंत्री है यानी प्राइम मिनिस्टर है, आयोग जितने भी है उनके अध्यक्ष है, आयोग के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट एससी, हाई कोर्ट एचसी के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनके न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति। जैसे मंत्री है जितने भी बनेंगे राष्ट्रपति बनाएगा, प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। आयोग जितने भी हैं जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो बोलते हैं हम लोग, यूपीएससी के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये इनके प्रशासनिक कार्यों में आते हैं, प्रशासन के प्रति इनके क्या क्या काम है। इसके अलावा जो मंत्री है उन मंत्रियों में विभागों का बंटवारा, विभागों का बंटवारा, मंत्रियों में विभागों का क्या करता है? वो बंटवारा करता है। मतलब वैसे तो ये काम सब के सब प्रधानमंत्री करता है, लेकिन किसके नाम पर करते हैं ये काम? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जैसे किस मंत्री को चिकित्सा विभाग देना है, किस मंत्री को स्वास्थ्य विभाग देना है, किसे सार्वजनिक निर्माण विभाग देना है, ये विभागों का बंटवारा जो है, विभागों का बंटवारा ये राष्ट्रपति ही करता है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा। इसके अलावा जो अपने देश की संसद है, सदन की जो संयुक्त बैठक है, सदन की संयुक्त बैठक, सदन की संयुक्त बैठक यानी लोकसभा जो है संयुक्त बैठक, सदन की संयुक्त बैठक। एक तो होती है लोकसभा, मैंने बताया था स्कूल में 2 क्लासें होती हैं, 2 क्लास है आपकी स्कूल में। एक आपकी स्कूल में एक लोकसभा नाम की क्लास है और एक क्लास का नाम है आपके राज्यसभा, राज्यसभा। ये 2 क्लासें हैं आपकी। क्लासों का जो अध्यक्ष है वो अलग है, इसका एक अध्यक्ष है, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष मैंने बताया था पीछे स्पीकर होता है, बताया था, मॉनिटर का काम करता है। राज्यसभा का एक अध्यक्ष होता है जिसे सभापति कहते हैं, वो भी एक मॉनिटर का काम करता है। लेकिन मान लो आपकी स्कूल में इन दोनों क्लासों को एक साथ बिठाना हो, एक साथ बिठाना हो, तो ये मॉनिटर थोड़ी कहेंगे कि दोनों एक साथ बैठना है, नहीं, आपकी स्कूल का प्रिंसिपल कहेंगे कि भी आपको दोनों क्लासों को साथ बैठना है। अपने देश का प्रिंसिपल कौन है? देश के प्रिंसिपल राष्ट्रपति है। तो सदन की जो संयुक्त बैठक होती है, दोनों क्लासों को साथ बिठाना हो तो ये काम कौन करता है? राष्ट्रपति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसे। संसद की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति ही बुलाता है। इसके अलावा CAG सुना है ना, के नियमों में फेरबदल, CAG के नियमों में फेरबदल यानी कोई नियम नया जोड़ना है या पुराना नियम कोई हटाना है, कैग बोलते हैं। इसका वैसे अर्थ होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोलते हैं इसे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से इसको जाना जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नाम से इसको जाना जाता है। ये क्या काम करता है? राष्ट्रपति इनके जो नियम है, ये देश का आय व्यय का लेखा जोखा रखता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। इसके अंदर कोई नियम जोड़ना है
इसके काम में, और अगर कोई नियम हटाना है तो ये अधिकार भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। दोबारा देखो, कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या क्या है? तो सामान्य शक्तियां आएगी, दो प्रकार की होती है, एक आपातकालीन है और एक सामान्य शक्ति है। हम पढ़ रहे हैं सामान्य शक्ति, उसमें नंबर 1 शक्ति है राष्ट्रपति के पास। कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां कौन कौन सी है? तो अनुच्छेद है एक 53 नंबर, कितना है बच्चे? अनुच्छेद 53। उसमें लिखा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। देश की कार्यपालिका जितनी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये अनुच्छेद 53 में लिखा गया है। उसके बाद नीचे एक लाइन है कि देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। करता कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद करती है, मंत्रिमंडल करता है, लेकिन किसके नाम पर होते हैं काम? पूरे राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। किसके नाम पर होते हैं? राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, आगे सामान्य शक्तियों में राष्ट्रपति, मंत्री, प्रधानमंत्री, जितनी भी आयोग हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इनके न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ठीक है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सदन की संयुक्त बैठक बुलाता है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, उसके अंदर जो नियम है उन नियमों में फेरबदल कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये लोग, ये होगी है 1 नंबर शक्ति, सामान्य शक्तियों में 1 नंबर शक्ति। आइए समझ में, ठीक है। इन्हीं में राष्ट्रपति के पास कुछ से विदेशिक शक्तियां भी हैं। कौन सी है? विदेशिक शक्तियां। इन्हीं में सामान्य शक्तियों में ही कार्यपालिका संबंधी है विदेशिक शक्तियां। विदेशिक शक्ति, ये क्या है? विदेशिक शक्ति। विदेशिक शक्तियां क्या होती हैं? विदेशिक शक्तियां किसे कहते हैं? तो ये भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है। भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है। भारत का विदेशों में प्रतिनिधित्व करता है, मतलब क्या है इसका? कि जैसे अपने देश से कोई किसी महान व्यक्ति को बुलाना हो, जैसे अपने जैसे स्वतंत्रता दिवस पे बुलाते हैं ना लोग, हम बुलाते हैं किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति को इनवाइट करते हैं हम लोग, वैसे ही अपने भारत से अगर किसी को इनवाइट किया जाता है तो वो राष्ट्रपति को इनवाइट किया जाता है। ठीक है, या फिर विदेशी कोई मामले होते हैं उनमें अगर कोई बैठकें होती है तो वहाँ कौन जाता है? अपना राष्ट्रपति जाता है, लेकिन बोलते हैं राष्ट्रपति जाता है। सामान्यतः इस काम को अंजाम देते हैं प्रधानमंत्री। इस काम के लिए ज़्यादातर भ्रमण के लिए कौन जाते हैं? विदेशी दौरों पर ज़्यादातर कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री जाते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर प्रधानमंत्री ही जाते हैं, लेकिन इसका भारत का प्रतिनिधित्व विदेशों में अगर करना हो तो ये राष्ट्रपति के अंडर में होता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कोई संधि हो, अन्य देशों के साथ कोई समझौता हो, अन्य देशों से संधि व समझौते, संधि व समझौते कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। समझौते मतलब जैसे चाइना कंपनी है, चाइना कंपनी को भारत में व्यापार की छूट देनी है, कौन देगा? राष्ट्रपति देता है। कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। दो बॉर्डर का कोई मामला हो गया है, आपस की बैठक होती है, समझौते होते हैं, आपसी संधि होती है, किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। लेकिन इनमें भी सामान्यतः कौन जाते हैं? प्रधानमंत्री जाते हैं। इसके अलावा विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की नियुक्ति, राजदूतों की जो नियुक्ति है उस नियुक्ति का काम कौन करता है? नियुक्ति का काम अपने देश का राष्ट्रपति करता है। अलग अलग देशों में अपने राजदूत हैं जो आपसी भाईचारा, आपसी संधि, आपसी समझौते, आपसी वार्तालाप करते हैं। तो अलग अलग देशों में राजदूत हैं अपने भारत के। तो इन राजदूतों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इन राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर अगली एक शक्ति है राष्ट्रपति के पास, सैनिक शक्ति। कौन सी है? सैनिक
शक्ति। राष्ट्रपति के पास एक सैनिक शक्ति के रूप में भी काम करता है। और सैनिक शक्तियां कौन कौन सी है अपने देश के राष्ट्रपति के पास? तो एक तो याद रखना है, ये तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। अपनी डिफेंस है ना, और आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, वायुसेना, जल सेना और थल सेना, तीनों सेनाओं का प्रधान होता है ये। तीनों सेनाओं का प्रधान, तीनों सेनाओं का प्रधान। तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कभी देखा होगा आपने 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तीनों सेनाओं की एक एक टुकड़ियां, एक एक बटालियन आती है और वो राष्ट्रपति के सामने अपनी परेड करती है, उसको सैल्यूट करती है, क्योंकि वो तीनों सेनाओं का प्रधान है। तीनों सेनाओं का मेन अध्यक्ष, मेन सेनापति वही है। सबसे बड़ा सेनापति राष्ट्रपति को माना गया है, ठीक है ना। तो तीनों सेनाओं का ये क्या होता है? प्रधान होता है। और मान लो देश में इमरजेंसी लागी है, किसी दो देशों के बीच में लड़ाई हो गई है, तो सेना को लड़ाई करने की, आक्रमण करने की या जो भी कोई हो, तो उसकी अनुमति कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। सैनिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के अंडर में आ जाते हैं फिर जब दो देशों की लड़ाई हो जाती है उस टाइम। तो तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधान होता है। तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधान होता है। लेकिन सेना का उपयोग राष्ट्रपति संसद की अनुमति से ही कर सकता है। संसद की अनुमति से सेना का संचालन करता है। संसद की अनुमति से सेना का क्या करता है? ये संचालन करता है। इसमें ऐसे नहीं कि जब मर्जी आए तब सेना को संसद में, या जो तीनों सेनाएं हैं उनको मनमर्जी से काम करवा ले, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो संसद है, संसद की क्या होनी चाहिए? अनुमति होनी चाहिए। संसद की क्या होनी चाहिए? अनुमति होनी चाहिए। ये होता है किससे संबंधित? सैनिक शक्तियों से संबंधित उसके अधिकार हैं। तो ये आएंगे ही कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक नंबर शक्ति है आपकी 10वीं क्लास में दी हुई है, वो शक्तियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। दूसरी शक्ति 10वीं क्लास में आपकी दूसरी जो शक्ति दी गई है वो दी गई है विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां यानी राष्ट्रपति के पास विधायी अधिकार कौन कौन से हैं? विधायी शक्तियां कौन से हैं? तो विधायी अधिकार में बात करेंगे तो मैंने बार बार बताया है आपको एक बात, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। वैधानिक प्रधान, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। पहली तो विधायी शक्तियां यही है इसके पास। पहली तो विधायी शक्तियां यही है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक अधिकार, वैधानिक प्रधान होता है, वैधानिक प्रधान होता है, ठीक है। इसके अलावा विधायी क्षेत्र जो है उनका अधिवेशन, उनका प्रशासन चलाता है। विधायी जो क्षेत्र है उनका क्या चलाता है? वो राष्ट्रपति प्रशासन चलाता है। अधिवेशन बुलाने व समाप्त का अधिकार इसी के पास है। अधिवेशन बुलाने, संसद के जो अधिवेशन है उन्हें बुलाने व समाप्त करने का अधिकार, समाप्त करने का अधिकार। अधिवेशन जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके अधिवेशन बुलाने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन जो है उसको बुलाने और उसको स्थगित करने, समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। एक आता है संसद की बैठक जिसमें लोकसभा की बैठक है। जैसे लोकसभा की बैठक बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास है? बैठक को बुलाने का अधिकार स्पीकर के पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है, वो उसको समाप्त और बुलाता है बैठक को। लेकिन अधिवेशन को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास है। ये अधिवेशन को बुलाता है और समाप्त करता है। प्रधानमंत्री के कहने पर ये लोकसभा को भंग भी कर सकता है।
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के कहने पर या ऐसे लगे उसको कि ये सरकार सही नहीं चल रही है, देश की जो लोकसभा है वो कानून के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, मनमर्जी कर रही है, गपलेबाजी कर रही है, लोगों को परेशान कर रही है, ऐसी अगर कोई सरकार बन गई है तो उस सरकार को राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। और ऐसा आज तक 9 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका है बच्चों? 9 बार हो चुका है। लोकसभा को भंग 9 बार किया जा चुका है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री की भी सलाह होती है, लेकिन कई बार प्रधानमंत्री की सलाह न भी हो तो भी ये लोकसभा को भंग कर सकता है विशेष अधिकारों के तहत। तो आज तक ऐसा कितनी बार हो चुका है बच्चों? 9 बार हो चुका है। लोकसभा को आज तक बीच में ही 9 बार भंग किया जा चुका है, 9 बार भंग किया जा चुका है। जो संसद की संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति भाषण देता है। संयुक्त बैठक में भाषण, संयुक्त बैठक को संबोधन करता है, भाषण देता है। ये संयुक्त बैठक को क्या करता है? संबोधन करता है या उसको भाषण देता है, ठीक है ना। रह जाएगा ध्यान में। ये इसमें जो है कार्यपालिका की विधायी शक्तियों में इनके अधिकार आते हैं। दोबारा देखो, एक बार रिपीट करेंगे हम लोग। विधायी शक्ति, राष्ट्रपति कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लेकिन पूछ ले वैधानिक या औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो औपचारिक या वैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। अंतर ध्यान रखना है। इसके अलावा राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाने व समाप्त करने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। अधिवेशन को बुलाता भी वही है और समाप्ति भी वही करता है, लेकिन बैठक को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार स्पीकर के पास है, अध्यक्ष के पास है। ये अलग है बात, ध्यान रख लेना नॉर्मली ही। फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह या फिर अपनी मनमर्जी से, मनमर्जी मतलब कोई कारण होना चाहिए लीगल, लोकसभा को भंग कर सकता है। आज तक ऐसा 9 बार हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रपति जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो रही है, उस संयुक्त बैठक में अभिभाषण देता है, भाषण देता है, संबोधन देता है उसको, तो संयुक्त बैठक में भी भाषण देता है। इसके बाद राष्ट्रपति के पास सदस्य मनोनीत का अधिकार कौन सा है? एक राष्ट्रपति के साथ पास विधायी शक्तियों में सदस्य मनोनीत का अधिकार, सदस्य मनोनीत का अधिकार है एक। और सदस्य मनोनीत के क्या कौन से अधिकार हैं? लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्य? 2। और राज्यसभा में राष्ट्रपति बिना चुनाव लड़े ही 12 लोगों को भेज सकता है। लोकसभा में 2 हैं और राज्यसभा में 12 हैं। लोकसभा में जो मनोनीत होते हैं उनका रूल ये है, एंग्लो इंडियन होने चाहिए वो, यानी आंग्ल भारतीय होने चाहिए वो। और राज्यसभा में 12 जो मनोनीत करते हैं उनमें कला, साहित्य या खेल में होने चाहिए वो, खेल में होने चाहिए। कला, साहित्य या खेल में अगर कोई बंदा है तो राज्यसभा के ऐसे 12 सदस्य मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। और आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन जिसको बोलते हैं, ऐसे 2 सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये उसके पास अधिकार है। फिर आता है विधेयक पर निषेधाधिकार, ये मोस्ट है। विधेयक पर निषेधाधिकार, विधेयक पर निषेधाधिकार, ये कौन सा अधिकार है? विधेयक पर निषेधाधिकार, जब भी विटो बोलते हैं इसे, पॉकेट विटो के नाम से इसको जाना जाता है। क्या होता है ये, किस प्रकार इसको काम में लेते हैं राष्ट्रपति और कितनी बार इसको काम में लिया जा चुका है? तो निषेधाधिकार में क्या होता है, मैंने बताया था। कानून कैसे बनता है? कानून कैसे बनता है? विधेयक होता है पहले, कच्चा कानून कह सकते हो आप उसको।
कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है? एक लोकसभा है, संसद बनाती है कानून, और संसद में एक लोकसभा है बच्चों, एक बच्चों संसद में राज्यसभा है, और एक बच्चों संसद में राष्ट्रपति है। ये तीन चीज़ों की सिग्नेचर होंगे तो ही विधेयक होता है, वो कानून बनेगा, वरना कानून नहीं बनता है। ठीक है, अगर कोई विधेयक है, एप्लीकेशन है, जैसे कोई भी कानून बनाना है, एप्लीकेशन लिखेंगे, लोकसभा के लोग लिख दी है, ठीक है, लिख दी है, और वो एप्लीकेशन लोकसभा में जितने सदस्य हैं उनका 2/3 साइन करेंगे। इसका मतलब लोकसभा चाहती है कि वो कानून बने। अब वो एप्लीकेशन विधेयक बोलते हैं जिसे हमें, वो आगे जाएगा राज्यसभा के पास, और वही प्रक्रिया सेम राज्यसभा में होगी जो लोकसभा में है। लोकसभा में 2/3 से पास होना जरूरी है, और राज्यसभा में भी 2/3 से पास होना जरूरी है। अब वो एप्लीकेशन आएगी राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास आने पर राष्ट्रपति के पास इस टाइम 3 अधिकार हैं। नंबर 1 अधिकार, वो उस पर हस्ताक्षर करेगा, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देगा, और वो विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया है, अब वो राष्ट्रपति सिग्नेचर करते ही कानून बन गया और पूरे देश में लागू हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन राष्ट्रपति के पास ये है कि वो हस्ताक्षर करे, दूसरा ऑप्शन है उसके पास कि हस्ताक्षर न करे, हस्ताक्षर करे या हस्ताक्षर न करे, सिग्नेचर करे या सिग्नेचर न करे, 2 ऑप्शन हो गए हैं। ठीक है, सिग्नेचर जो नहीं करते हैं, मतलब हाँ ना को जवाब नहीं देवे है, अगर आप किसी को कोई बात पूछोगे और उसने हाँ ना का जवाब नहीं दिया है तो इसका मतलब उसकी ना ही मानी जाती है। फिर जब राष्ट्रपति कोई हाँ ना का जवाब नहीं देता है, सिग्नेचर नहीं करता है, तो उसकी ना मानी जाती है, वो विधेयक कानून नहीं बनता है और रिजेक्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं राष्ट्रपति का निषेधाधिकार, जेब भी वीटो बोलते हैं उसे, जेब में विटो रख ले है, वह एप्लीकेशन ने गाल के जेब में रख ली, पॉकेट विटो बोलते हैं इसे। और ये अधिकार जो है, इस अधिकार का आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा ने जो कानून पास कर दिया है उस पर 99% चांस यही होता है कि राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, 99 चांस यही होता है। लेकिन आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है जिसमें राष्ट्रपति ने निषेधाधिकार यानी जेबी विटो का प्रयोग किया है, और वो कब किया था? वो बात है 1986 की। कब की है? 1986। और उस टाइम एक कानून था डाक विधेयक पर, डाक विधेयक था एक, डाक विधेयक, और उस टाइम देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे बच्चों? ज्ञानी जेल सिंह, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जो है, इन्होंने इस पॉकेट विटो, जेबी विटो या निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। सिर्फ एक ही बार हुआ है आज तक। तो विधेयक पर निषेधाधिकार का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। वो विधेयक को नामंजूरी दे सकता है सिग्नेचर ना कर, उसको ना कहने की जरूरत नहीं है, सिग्नेचर नहीं करता है, और सिग्नेचर नहीं करता है तो इसका मतलब उसकी ना है, इसका मतलब उसकी ना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये निषेधाधिकार है किस पर? विधेयक पर। तो लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद में मैंने बताया है राष्ट्रपति के पास आता है वो विधेयक, वो एप्लीकेशन, उस पर राष्ट्रपति साइन करते हैं, इसका मतलब वो विधेयक कानून बन गया है। साइन नहीं करता है तो इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया है। तीसरा ऑप्शन है एक राष्ट्रपति के पास, पुनः विचार के लिए भेजना, पुनः विचार के लिए भेजना, पुनः विचार के लिए भेजना। मतलब इन दोनों ने जो कानून बनाने की प्लानिंग बनाई है वो कानून राष्ट्रपति के पास आया है, तो राष्ट्रपति जहां से वो शुरू हुआ था वहां वापस भेज देगा और ये कहेगा अरे बोले एक बार और सोच लियो, एक बार और सोच लियो, और ये कानून, वो विधेयक, वो एप्लीकेशन वापस लोकसभा में आएगी और लोकसभा वाले कह दे, साइन दोबारा कर दे और बोले कि सोच लिया हमने तो बनाना है, इसका मतलब उसकी हाँ हुई है। फिर वो राज्यसभा में आ गया है और राज्यसभा ने भी कह दिया कि सोच लिया हमने और दोबारा साइन कर दे, इसका मतलब राज्यसभा भी चाहती है कि वो कानून बने, दोबारा भी चाहती है बने। फिर वो आता है वापस राष्ट्रपति के पास और पुनः विचार के बाद में, पुनर्विचार के बाद में
अगर वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने जरूरी है, अनिवार्य है। वो उसमें जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता, जेबी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, साइन न भी करे वो तो उसके पास, राष्ट्रपति के पास 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन अगर सिग्नेचर करता है तो ठीक है, अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो वो विधेयक कानून बन जाता है, उसे कानून मान लिया जाता है। 14 दिन का टाइम, पुनर्विचार के बाद आई तब की बात हो रही है। ये पहली बार आए तो वो इस जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, इस निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। लेकिन पुनः विचार के बाद में जब दोबारा आता है तो उसमें निषेधाधिकार का प्रयोग वो नहीं कर सकता। ये राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, कुछ आपको याद रखनी है। ठीक है, अगली शक्ति, अध्यादेश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। करने का अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये क्या होता है? अध्यादेश क्या होता है, किस प्रकार जारी करता है, ये क्यों करता है और इसमें होता क्या है? अध्यादेश किसे कह सकते हैं हम लोग? अध्यादेश क्या होता है बताइए भी, शाबाश। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, मतलब लोकसभा अपने अस्तित्व में नहीं है, संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा, मतलब सरकार गिर जावे है, लोकसभा भंग हो जाए, अधिवेशन नहीं चल रहा है। संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है मतलब सरकार गिर गई है। तब देश किसके हाथों में आ जाता है? फिर देश आ जाता है राष्ट्रपति के हाथों में, क्योंकि प्रधानमंत्री तो हट ही गए हैं। चुनाव होने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगेगा, तो वो पूरी शक्तियां किसके पास आ जाएगी? राष्ट्रपति के पास आ जाएगी। और उस टाइम राष्ट्रपति एक स्पेशल कानून बना के भेजेगा। इसे आप कह सकते हो अस्थायी कानून। अध्यादेश को आप क्या कह सकते हो? अस्थायी कानून, जो फिक्स टाइम के लिए काम करता है, स्पेशल दिन के लिए काम करता है, अस्थायी कानून को ही अध्यादेश कह सकते हो आप। और ये कब तक काम करेगा? ये काम करेगा, सत्र चलने शुरू हो जाता है, अधिवेशन चलना शुरू हो जाता है, उसके 6 माह तक। अधिवेशन शुरू हो गया मान लो, और उसके 6 माह तक ये लागू रहेगा, फिर 6 महीने तक। लेकिन इसको सत्र या अधिवेशन शुरू होने के, प्रारंभ होने के 6 महीने से पहले भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन ये अधिवेशन नहीं चल रहा हो, उस टाइम राष्ट्रपति एक अस्थायी कानून बना के भेजेगा और ये कहेगा कि जब तक सरकार नहीं बन जाती, जनता को इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा और हमें उस रूल को मानना पड़ेगा। जैसे अभी ये कोरोना वाली समस्या है, ये कोरोना वाली समस्या तो थोड़ी अलग तरीके की होगी है, लेकिन सरकार ने एक अध्यादेश तो जारी कर ही दिया है कि भी कोई दुकान नहीं खोलेगा, कोई कोचिंग नहीं खोलेगा, कोई स्कूल नहीं खोलेगा। ये एक प्रकार का अध्यादेश ही हो गया है। ठीक है, तो अस्थायी कानून होता है जो राष्ट्रपति क्या करता है? जारी करता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां हैं कुछ। कितने नंबर? 2 पढ़ ली हमने। एक विधायी शक्तियां हैं, एक कार्यपालिका शक्तियां हैं, 2 पढ़ ली है। तीसरी शक्तियां वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी हैं? वित्त मतलब पैसे, पैसे से संबंधित कौन कौन सी शक्तियां हैं? तो ये वित्तीय शक्तियों में कौन कौन से मतलब काम करता है, ऐसे मान लो कौन कौन से सिस्टम ये करता है। तो वित्तीय शक्तियों में ध्यान रखना है एक तो कि ये जो है संसद के दोनों सदनों के सामने बजट पेश करता है। संसद के दोनों सदनों के सामने बजट, संसद के दोनों सदनों के सामने ये बजट पेश करता है। बजट मतलब कितना पैसा किस पे लगाना है, शिक्षा पर कितना लगाना है, स्वास्थ्य पर कितना लगाना है, किसानों को अनुदान कितना देना है, कुटीर उद्योगों को कितना देना है, सड़क पर कितना लगाना है, ये पूरा बजट पेश करता है देश का राष्ट्रपति। दोनों सदनों को बिठाता है और बोल के बताएगा, घोषणा बोलेगा
कि भी हम शिक्षा पर इतना % खर्च करेंगे, स्वास्थ्य पर इतना % खर्च करेंगे, वो पूरी की पूरी योजनाएं जो है वो राष्ट्रपति की होती है, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदनों के सामने ये बजट पेश करता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो धन विधेयक है, धन विधेयक का फैसला भी राष्ट्रपति ही करता है। धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से होता है। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी जरूरी है, और उसके बाद धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, पहले राज्यसभा में नहीं होता है, पहले लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में पास होने के लिए जाता है, वो प्रोसेसिंग होती है। उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति होती है, पहले अनुमति होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अनुदान मांगों की अनुमति, अनुदान मांगों की अनुमति, अनुदान वगैरह है उनकी अनुमति भी कौन देता है, ये राष्ट्रपति ही देते हैं। अनुदान मांगों की अनुमति, ये वित्तीय शक्तियों के अधिकार है राष्ट्रपति के पास 2। संसद के दोनों सदनों के सामने बजट पेश कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। धन विधेयक का पहले फैसला कौन करता है, पूर्वानुमति किसकी होती है, राष्ट्रपति की होती है। अनुदान मांगों की अनुमति कौन देते हैं, ये राष्ट्रपति ही देता है। ये राष्ट्रपति के कुछ से कार्य हैं, वित्तीय शक्तियों से संबंधित कुछ से कार्य हैं। अगला 4, राष्ट्रपति के पास और कौन से 4, न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी है। न्यायिक शक्तियों में अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के नियम, सुप्रीम कोर्ट के नियम कौन बनाता है, राष्ट्रपति बनाते हैं हमारे। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास एक शक्ति है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उसे बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास। क्षमादान की कौन सी शक्ति है, क्षमादान क्या होता है, कैसी शक्ति है ये? जैसे कोई बंदा है, उसने कोई मर्डर कर दिया है या भूलवश हो गया है, किसी को मार दिया है उसने, तो उस बंदे का केस चलेगा पहले तो जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय ने मान लो 10 वर्ष की सजा सुना दी है उस बंदे को, या ऐसे मान लो फांसी की सजा तो नहीं सुना सकता है, कोई 10 वर्ष की सजा सुना दी है, लेकिन जो मरा है उसके घर वाले उस मैटर को लेके चले जाते हैं हाई कोर्ट में। कहाँ चले जाते हैं, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने मान लो उस बंदे को दे दी है फांसी की सजा। किसकी सजा, फांसी की सजा। अब जिसको फांसी की सजा मिली है वो अपनी एप्लीकेशन लगाएगा सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय, अंतिम अपीलीय न्यायालय बोलते हैं जिसे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाएगा। लगा दी सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन, ठीक है लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन मान लो एक्सेप्ट कर ली है, अप्लाई हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है, एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लो उस बंदे को दे दी है फांसी की सजा। क्या दे दी है, फांसी की सजा। ये कहेगा सुप्रीम कोर्ट की भी ठीक है, इस बंदे को फांसी दी जाए। टाइम वगैरह कुछ नहीं बताता है, दिन वगैरह कुछ नहीं बताता है, डेट कुछ नहीं बताता है, फांसी की सजा सुनाता है सिर्फ। अब जिसे फांसी की सजा मिली है वो एक क्षमा याचना लिखेगा, प्रार्थना पत्र लिखेगा राष्ट्रपति के नाम, और उसमें लिखेगा उसे अपनी सजा कबूल करनी पड़ेगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट में तो वो ये कह सकता है कि मैं निर्दोष हूं, मैंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको फांसी की सजा दे दी और ये कह दिया कि तूने मर्डर किया है, तो उस बंदे को मर्डर का दोषी मान लिया जाएगा और उसको खुद को भी ये मानना पड़ेगा कि मैं दोषी हूं, और फिर वो एप्लीकेशन लगाएगा राष्ट्रपति के पास। लगा दी एप्लीकेशन और ये कहेगा राष्ट्रपति से एप्लीकेशन में कि मुझसे गलती हो गई है, मैं आपको क्षमा याचना मांगता हूं, भविष्य में इस प्रकार की गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा, मुझसे भूलवश ये काम हो गया है। अब राष्ट्रपति क्या करेगा,
राष्ट्रपति उस बंदे का जेल में बिहेव देखेगा कि उस आदमी ने कैसा बिहेव किया जेल में, या उसकी पीछे की हिस्ट्री निकालेगा कि ये पेशेवर अपराधी है या इससे कोई भूलवश ऐसा काम हो गया है, या फिर मान लो जेल में 2-3-4 साल से वो रह रहा है, 5 साल से रह रहा है, तो जेल में उसके अन्य कैदियों के साथ, जेल के अधिकारियों के साथ कैसे संबंध है, कैसे वो उनके साथ बिहेव करता है। उन चीज़ों को नोट करके राष्ट्रपति को ऐसे लगे कि ये आदमी सुधरने लायक है और अगर हम इसको फांसी की सज़ा माफ़ कर दे तो ये सुधर जाएगा, तो राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है, क्षमादान का अधिकार है। वो किसी सज़ा प्राप्त व्यक्ति की सज़ा माफ़ भी कर सकता है और उसे कम भी कर सकता है, उसे कम भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। फांसी की सज़ा है, उसे उम्र कैद कर सकता है, 5 साल की कर सकते हैं, 10 साल की कर सकता है, और फांसी की सज़ा को बिल्कुल माफ़ भी कर सकता है, उसको रिहा भी किया जा सकता है। बस उसका पेशेवर मुजरिम नहीं होना चाहिए वो, या उसे जानबूझकर किसी का मर्डर नहीं किया, ऐसी उसकी घटना नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे बंदे को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है या उसको सज़ा कम कर सकता है। ये सिस्टम होता है किसका, राष्ट्रपति का। ठीक है बच्चों, ओके, तो ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये हमने राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं उनके बारे में कुछ एक चर्चा की है कि राष्ट्रपति शांति काल के टाइम कौन कौन से अधिकारों का काम में ले सकता है, कौन कौन से अधिकारों को काम में लेता है, तो इसी उसकी सामान्य शक्तियां हो गई है। ओके, ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।